वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीडी सिंह सर। काफी दिनों के बाद यूट्यूब पे मैं आज वीडियो बना रहा हूं और आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक्चुअली में ये 11th का चैप्टर है, लेकिन आईटी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आईटी का या नीट का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग ये चैप्टर को पढ़ता ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है हम तो सब इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, बट जब एग्जाम आता है, एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है तो फिर बनता नहीं है ना। तो हम इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग स्टूडेंट नहीं भी है वो भी अपने करंट इश्यूज के बारे में जानना चाहता हो कि हमारे एनवायरमेंट में क्या करंट इश्यूज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लेशन है, ये कैसे होता है, किसके वजह से होता है, या एनवायरमेंटल एक्ट क्या है, तो ये सब आप एनवायरमेंटल लॉ में क्या क्या लॉ है, तो ये सब आप इस चैप्टर में जानेंगे, हम बताएंगे। और कैसे जो है पॉल्यूशन से कैसे ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, कैसे हमारा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या किया जाए, ये सब भी जानेंगे। तो ये कोई भी लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए वर्क कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम आपको बताएंगे हमारे एनवायरमेंट में जो केमिकल्स फेनोमेना होता है, जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट में जो केमिकल्स रिएक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिर एनवायरमेंट क्या है? तो हमारे सराउंडिंग को ही हम एनवायरमेंट कहते हैं। हमारे चारों ओर वो सारा चीज जो मौजूद है उसको हम क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंट कर सकते हैं। और उस एनवायरमेंट में जो केमिकल्स रिएक्शंस होंगे, कई सारे फेनोमेना होता है इससे रिलेटेड, उसी को हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द केमिकल फेनोमेना। The branch of science which deals with the chemical phenomena occurring in the environment is called as environmental chemistry। मतलब कि ये साइंस का वह ब्रांच है जिसमें केमिकल फेनोमेना होता है occurring in the environment। किसमें? एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट में जो कई तरह का केमिकल फेनोमेना होता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। एक्चुअली में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कई सारा साइंस इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। कई सारा सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी इंजीनियरिंग, इटीसी। ये कई सारे सब्जेक्ट का एक क्या है? मिलन है। मतलब कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर मेनी एनवायरमेंटल इशू। जैसे कि हम बता रहे थे कि अभी कई सारा एनवायरमेंटल इशू है विच हैव ग्रोन इन साइज, जो जिसका साइज धीरे धीरे और क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। मतलब जो एनवायरमेंटल इशू है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और साथ ही कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहा है डे बाय डे, दिन बाय दिन वो बढ़ते जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन द अर्थ, जिससे ह्यूमन को पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए एक क्या डर है कि ह्यूमन आगे किस तरह से सरवाइव करेगा अगर एनवायरमेंट इसी तरह से डिस्ट्रॉय या खराब होते रहा तो। हाउ वेयर सेवरल जापानीज किल्ड। जैसे हम आपको बताएं कि कई सारा इश्यूज है, हम सिर्फ अभी आपको एक झलक बता रहे हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, या उससे अगर एनवायरमेंट जहां जहां थोड़ा ज्यादा खराब हुआ है उससे क्या परिणाम हुआ है ह्यूमन पे। तो यहाँ पर देखिए जापान में बताया जाता है कि 60 में है ना, मछली खाने से मिनीमाटा बेका, मिनीमाटा खाने से, मछली खाने से लगभग 60 के दशक में कई सारा जापानी मर गया। Why did 3,000 to 4,000 people died in London in 1952? क्यों 1952 ईस्वी में लंदन में 3,000 से 4,000 लोग मर गया? ये सब पॉल्यूशन के वजह से। Why are historical mausoleum, मौसोलियम का मतलब मकबरा, ताजमहल मेकिंग बाय मार्बल डैमेज बाय रेन वाटर। कहने का मतलब क्यों जो हिस्टोरिकल ताजमहल है जो कि एक मार्बल से बना हुआ है, मार्बल पत्थर से
जब रेन पड़ता है, रेन होता है मतलब बारिश होती है, तो वो मतलब खराब होते जा रहा है, उस पे रेन का असर होता है इस तरह से पॉल्यूशन की वजह से कि वो उसका चमक फीका होते जा रहा है। ये सब किसका वजह है? एनवायरमेंट का। Why is the Ganga river one of the most polluted river? क्यों गंगा नदी हमारे देश में पॉल्यूटेड नदी में से एक है? Should plutonium breeder reactor be developed? क्या प्लूटोनियम ब्रीडर रिएक्टर होना चाहिए, मतलब प्लूटोनियम को डेवलप किया जाना चाहिए, उससे भी पॉल्यूशन होता है। These are some technical chemical issues। इस तरह का कई सारा केमिकल इश्यूज है जिसको हम लोग बेस्ट हैंडल करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो कई सारा केमिकल जो फेनोमेना, केमिकल रिएक्शन जो एनवायरमेंट में होता है उसका स्टडी करते हैं। और अगर एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के वजह से कई सारा चीज रिलेटेड है हमारे लाइफ से, कई सारा चीज जैसे आप देखेंगे दी इशू आर लिंक्ड विद इकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल क्वेश्चन। मतलब ये जो इश्यूज है एनवायरमेंट का, ये हर तरफ से ये क्वेश्चन उठाता है, हर तरह से इसमें क्या होती है, हार्म होती है, चाहे इकोलॉजिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह से ये सही नहीं है। मतलब ये सारा चीज जो है हार्म कर सकता है एनवायरमेंट के वजह से, यानी पॉल्यूशन के वजह से। तो करंट इन्वायरमेंट इशू अगर हम लोग देखें, अभी के टाइम में जो करंट इन्वायरमेंट इशू जो काफी ज्यादा लोग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हम लोग इसी में पढ़ेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। क्या है ग्रीन हाउस गैस, उसका इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल इसी को कहते हैं, एसिड रेन, ये सारा कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जो पॉल्यूशन के वजह से किसी न किसी रूप में हो रहा है। इंडियन एनवायरमेंटल लॉ, अब इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कई सारा लॉ बनाया। एक्चुअली लॉ जो है वो 1905 ईस्वी से ही बनना चालू हो गया था, 1948 में भी बना, लेकिन एक्चुअली में हमारे देश इंडिया में जो ये लॉ है वो 1970 के बाद इसको ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। उसको जो पहले का बना हुआ था उसको अमेंडेड किया गया, मतलब उसको इम्प्रूव किया गया। तो एक्चुअली में 1970 के बाद से ये लॉ सब काफी आने लगा और इम्प्लीमेंट होने लगा। जब पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ने लगा, खतरा के निशान से ऊपर आने लगा, तो मजबूरी से भी लॉ बनाने की जरूरत हुई। जैसे आप देखेंगे दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया, दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया, दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, दी नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बिल 1992 में आया, और भी कई सारा इस तरह का एनवायरमेंटल लॉ धीरे धीरे बनना चालू हुआ और लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। आइए अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में एनवायरमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं संविधान में दिया हुआ आर्टिकल 48A में, इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 48A में, कई बार जनरल नॉलेज में भी पूछा है, आर्टिकल 48A में क्या दिया हुआ है या एनवायरमेंट से रिलेटेड किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 48A में दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब इसमें ये दिया हुआ आर्टिकल 48 में कि आपको जो है ना सिर्फ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसको इम्प्रूव करने के लिए भी वर्क करना है, मतलब उसको इम्प्रूव भी करना है। तो ये चीज आपको आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। साथ ही वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव को भी कंट्री में, देश में आपको क्या करना है, अच्छे से उसको रखना है, उसको मारना नहीं है, ताकि उसका पॉपुलेशन क्या हो, इंक्रीज हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 51A जी में क्या दिया हुआ है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है, मतलब जो मौलिक ड्यूटीज है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, तो दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, है ना, हमारे देश के नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. कंपेशन का मतलब होता है सिंपैथी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि हमारे कंट्री के लोगों का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो ना सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, बल्कि उसको जो है आपको अच्छा करने के लिए भी काम करना है, इंक्लूडिंग आपको फॉरेस्ट को भी बचाना है, उसको भी इंप्रूव करना है, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, वही जंगली जीव, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और ताकि सभी लोग सेल्फ क्या हो सके, पॉपुलेशन बढ़ा सके। तभी वो पॉपुलेशन बढ़ा सकेगा जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये सारा हमारे संविधान में दिया हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये था हमारा संविधान। अब हम लोग आगे चलेंगे, जो हम चल रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली में हम बताए भी थे एनवायरनमेंट जो होता है हमारे सराउंडिंग को ही हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट नहीं, अपने सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पर लिखाया गया है एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। देखेंगे यहाँ द एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। इट हैज 4 फॉलोइंग कंपोनेंट। इसका 4 कंपोनेंट होता है। एनवायरनमेंट का कितना कंपोनेंट होगा, 4। कौन कौन सा, एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी से ऊपर सारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इसको गैसियस एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, नहीं ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वाटर वाला पार्ट जितना भी है, चाहे सरफेस वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, सारे वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फेयर। और ये अर्थ का 75% होता है। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर वो सॉलिड पार्ट वाले को हम लोग बोलते हैं, जैसे पहाड़, पत्थर, ये सब किसमें आ जाता है, लिथोस्फेयर में। बायोस्फेयर, यानी ये तीनों का इंक्लूड जो होगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और इससे जो इंटरेक्ट होगा लिविंग बीइंग, वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है, तो ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को जो सभी से इंटरेक्ट होता है लिविंग बीइंग, वो एक साथ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बायोस्फेयर। तो ये सारा जो 4 कंपोनेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में। ये 4 कंपोनेंट कौन कौन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक। 1 नंबर में क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर। 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जैसा कि हम बताए कि अर्थ के ऊपर जो पार्ट होता है पूरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। इसी को एटमॉस्फेयर को ही हम लोग कहते हैं एक क्या, गैसियस एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या होता है, गैसियस एनवायरनमेंट, मतलब इसमें कई तरह का गैस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। देखते हैं लिखा क्या है, इट इज ए गैसियस एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक तरह का ये गैसियस एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों जो एटमॉस्फेयर है, ये एक प्रोटेक्टिव का काम, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है अर्थ के लिए, यानी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है कई सारा हार्मफुल रे से, जैसे अल्ट्रावायलेट रे सन से आता है, उसको ये ट्रैप करता है, अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है एटमॉस्फेयर में मौजूद कंपोनेंट। तो हम लोग कहेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है एक किसका काम किया, एनवेलप का या ब्लैंकेट का, जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट में, इट कंटेन्स ऑल द गैसेज विच आर इसेंशियल फॉर द लाइफ। कहता है कि इसमें वो सभी तरह का गैस मौजूद होता है जो लाइफ के लिए जरूरी होता है, मतलब जीवन के लिए जरूरी होता है। वो इंपॉर्टेंट गैसेज जिसमें मौजूद रहता है ऑन द अर्थ, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 एंड वाटर वेपर etc। मतलब जो पृथ्वी पर लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट गैस है, वो गैस इसमें मौजूद रहता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब मौजूद रहता है। तो आपको बताएं कि पूरे एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो N2 अकेले 78% लगभग होता है और ऑक्सीजन लगभग 20% पाया जाता है। तो हम लोग
देखेंगे इस तरह से कि N2 78% और O2 20%, तो मेजर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N2 और O2। इसमें माइनर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर्गन और CO2। मेजर कंपोनेंट का मतलब जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। माइनर कंपोनेंट में आर्गन और CO2 जिसका थोड़ा परसेंटेज यानी मेजर से कम, बहुत कम रहता है। और ट्रेसेस का मतलब बहुत बहुत कम होता है, जिसमें बहुत सारा गैसेज आ जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, मीथेन, हाइड्रोजन, ETC, ये सब बहुत सारा गैसेज किसमें आ जाता है, ट्रेसेज कंपोनेंट में। तो ये सारा गैस में मेजर, माइनर और ट्रेसेज, ये सारा गैस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, और सेकेंड में ऑक्सीजन। तो आगे हम लोग चलते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या कहता है, ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, ये प्रेजेंट रहता है ना। कहां तक प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग बोले ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है हार्मफुल होता है अर्थ या लिविंग बीइंग के लिए, जिसको ओजोन प्रोटेक्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर में रहता है। ओजोन का एक लेयर, ओजोन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन होता है ओजोन का, और वो ओजोन अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से ऊपर बता रहे थे कि ये ब्लैंकेट का काम करता है, अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करता है। तो यही ओजोन मौजूद रहता है एटमॉस्फेयर में, जो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट में, इट प्ले की रोल in maintaining the heat balance of the earth through absorption of infrared radiation। कहता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है, पृथ्वी पर आता है सन के थ्रू, और ये इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है, पृथ्वी पर वापस भेज के एटमॉस्फेयर का गैस पृथ्वी के यानी अर्थ के हीट को मेंटेन करता है। अर्थ के हीट को मेंटेन करता है कौन, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो पृथ्वी का हीट काफी और ज्यादा क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसपे फिर सरवाइव करना लिविंग बीइंग को मुश्किल हो जाएगा। तो उस हीट को भी मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर। जैसे सन से क्या होता है, बहुत सारा रे आता है जिसमें अल्ट्रावायलेट रे को तो प्रोटेक्ट करता है, और इंफ्रारेड जो आता है वो पृथ्वी पे पड़ता है, और ये फिर रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। ये एटमॉस्फेयर फिर से इसको क्या कर देता है, कुछ पार्ट पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे अर्थ का, पृथ्वी का हीट मेंटेन रहता है, जिससे लिविंग बीइंग अच्छे से सरवाइव करता है। तो ये एटमॉस्फेयर का जो है आपका फंक्शन, जो एक ब्लैंकेट की तरह, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह, एक गैसियस एनवायरनमेंट की तरह अर्थ पे क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे पहले इमिटेड बाय द सन एंड री इमिटेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रे सन से आता है, अल्ट्रावायलेट रे उसको प्रोटेक्ट कर लेता है ओजोन। अब इंफ्रारेड रे जो आता है वो फिर क्या हो जाता है, अर्थ से रीइमिट होता है, और फिर एटमॉस्फेयर उसको अर्थ पे भेज देता है, जिससे हीट बैलेंस होता है। नेक्स्ट में, विथ प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लगातार धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। मैन हैज बीन डंपिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू मैनकाइंड सफर मेनी प्रॉब्लम ऑन अर्थ। कहता है कि नए नए टेक्नोलॉजी आने से और ज्यादा साइंस का विकास होने से कई सारा जो होता है, हम लोग वेस्टेज को डंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वेस्टेज मटेरियल जा रहा है, चाहे धुआं हो या इस तरह से बहुत सारा और भी गैसेज होता है, SO2, CO2 या और भी इस तरह का बहुत सारा हानिकारक गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और यही पॉल्यूशन पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यही पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारा जो है वर्क किया जाता है।
जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि सभी लोगों को पॉल्यूशन के बारे में पता हो और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, ताकि पृथ्वी जैसा का वैसा बना रहे। मतलब ये सरवाइव करने के लिए पृथ्वी अच्छा हो। तो यहाँ पर हम बताए कि जो बहुत सारा, जैसे बहुत सारा देखिएगा पॉपुलेशन बढ़ने से ट्रेन, बस या बहुत सारा कार, बाइक, ये सब का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिससे धुआं होता है, या इस तरह का फ्रिज वगैरह से, एसी वगैरह से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा हार्मफुल गैस निकलता है, जिससे एटमॉस्फेयर को क्या हो रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, एटमॉस्फेयर को क्षति हो रहा है। और उसी के पॉल्यूशन के वजह से बहुत सारा केमिकल फेनोमेना एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं एनवायरनमेंट में जो हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, उसमें रीजन में बांटा गया है। 4 मुख्य रीजन में एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या इसी को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, तो ये 4 मुख्य रीजन है एटमॉस्फेयर का। तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको वैरी करेगा। ये जो एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से जो इसका हाइट दिया हुआ है, ये कुछ रीजन जो होता है वो बीच का रीजन होता है। तो हम एवरेज लेके चले हैं। कहीं पर ट्रोपोस्फेयर का रीजन 0 से 10 किलोमीटर दिया जाता है, फिर 2 किलोमीटर जो है दे देता है कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का बीच का पार्ट है। तो हम इसको एवरेज लेके चले कि 0 से 11 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर 11 से 50 किलोमीटर तक पृथ्वी से होगा, मेसोस्फेयर 50 से 85 किलोमीटर तक होगा, और थर्मोस्फेयर 85 से 500 किलोमीटर तक। आपको बता दें इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर पाया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं ओजोनोस्फेयर में, है ना, ओजोनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का ही क्या है, पार्ट है, यानी इसी का, ये अलग से नहीं है। ओजोनोस्फेयर का रेंज जो होता है वो लगभग 18 से कितना 30 किलोमीटर। हम जैसा कि बताया 1-2 किलोमीटर आगे पीछे कई सारे बुक, अलग अलग बुक में दिखेगा तो वेरी भी कर सकता है, अथवा ये भी रह सकता है। तो ये चीज जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो ओजोन कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन पृथ्वी से कितने हाइट पे है, तो 18 से 30 किलोमीटर तक के रेंज में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे ओजोन पृथ्वी पे भी कुछ ना कुछ मौजूद है ना, उसका कंसंट्रेशन, बट सबसे ज्यादा जो लेयर पाया जाता है वो 18 से 30 किलोमीटर जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो ये आपको रेंज याद रखना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर का रेंज कितना है, तो ट्रोपोस्फेयर का 0 से 11, स्ट्रेटोस्फेयर का 11 to 50, मेसोस्फेयर का 50 to 85 और थर्मो या आइनोस्फेयर का 85 to 500 किलोमीटर तक है। तो आप थोड़ा टेम्परेचर रेंज देखिए। कई बार एग्जाम में टेम्परेचर रेंज भी पूछा है कि जैसे आप ग्राउंड से, अर्थ से ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आप एवरेज टेम्परेचर अगर एनुअल टेम्परेचर ले लें अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है। लेकिन बट जैसे ट्रोपोस्फेयर से हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं फिर इंक्रीज करता है, और -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, आ जाता है। और फिर स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर से ऊपर, फिर घटता है और वो -2 से -92 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और सबसे लास्ट जो थर्मोस्फेयर होता है, जो 85 से ऊपर तक जाता है, वो फिर इंक्रीज करता है, और इतना इंक्रीज करता है कि -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाता है, जिसमें सन के ज्यादा नजदीक आ जाता है, इसलिए टेम्परेचर काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। आगे हम इसका जस्ट ग्राफ भी दिखाएंगे कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है हर लेयर में। और इसी के आधार पे आप देखेंगे ये सारा लेयर को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, इसी आइनोस्फेयर में सैटेलाइट को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है। प्लेन वगैरह ट्रोपोस्फेयर तक ही क्या होता है, मूव होता है। जो
यात्री फ्लाइट होता है, प्लेन होता है, जनरली उसको ट्रोपोस्फीयर के रेंज तक ही ले जाया जाता है, उसके ऊपर नहीं ले जाया जाता है। तो ये सब रेंज जो है आपको याद रखना होगा, और टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम थोड़ा इसका एक ग्राफ देख लें जिसमें टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है। तो यही आपका क्या है, ग्राफ है ट्रोपोस्फीयर के टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे कि ये जो है इधर आपका क्या है, हाइट है, आप इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं, ये जो है आपका किलोमीटर में है ना, और ये जो है आपका टेम्परेचर है, ये जो है किसमें है, केल्विन में क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर में देखिए क्या हो रहा है, जैसे आया 10-11 किलोमीटर तक ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और फिर ट्रोपोस्फीयर से जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में आ रहा है तो देखिए टेम्परेचर क्या कर रहा है, इधर आ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं टेम्परेचर इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और इधर क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में फिर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज किया, और फिर देखिए ये डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर का कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछता है कि बताइए कौन सा ग्राफ सही है। तो आप याद रखेंगे टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर से डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा बारी बारी से। लेकिन ये जो वेरिएशन होता है कि कहाँ तक डिक्रीज इंक्रीज करता है, ये काफी ज्यादा होता है। जैसे देखिए ऊपर 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर जाके इंक्रीज कर जाता है ना, ये डिक्रीज करता है -2, फिर -92, इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो यही आपका ट्रोपोस्फीयर का टेम्परेचर है, और इस तरह से ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा कंपोनेंट एनवायरमेंट का। और दूसरा कंपोनेंट हम लोग क्या देखे थे, हाइड्रोस्फीयर, जिसमें 75% अर्थ का, हाइड्रोस्फीयर में मतलब वाटर है। तो 75% अर्थ का वाटर है, मतलब अर्थ का टोटल अर्थ का 75% क्या है, वाटर है। तो हाइड्रोस्फीयर हम लोग एनवायरमेंट का दूसरा कंपोनेंट देख रहे हैं। तो क्या कहता है, द पार्ट इन विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ वाटर, सभी तरह का जो वाटर है, रिसोर्सेज जैसे ओशंस है ना, सीज है, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, रिजर्वियर, ग्लेशियर, पोलर आइस कैप एंड ग्राउंड वाटर, जो पृथ्वी के नीचे भी है, मतलब बर्फ का पहाड़ भी है, बर्फ का टुकड़ा भी है। तो ये सारा वाटर को मिला के हम लोग देखते हैं जो 75% टोटल अर्थ का होता है, वो सब किसमें आता है, हाइड्रोस्फीयर में। आपको एक चीज जान के बहुत हैरानी होगी कि 97% वाटर जो है टोटल वाटर का, वो ओशंस में ही है। टोटल वाटर का 97% वाटर ओशंस में ही है। मात्र 2% वाटर जो है वो पोलर आइस में है, वो भी लॉक है, ग्लेशियर पोलर आइस में, उसका ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है, उसका कंजम्पशन नहीं होता है। मात्र टोटल वाटर का 1% वाटर जो है वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों मिला के है, और वही जो रिवर, लेक्स, स्ट्रीम सब मिला के है। सरफेस वाटर में रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, और ग्राउंड वाटर में जो पृथ्वी के अंदर जो बोरिंग डाल के पानी निकालते हैं या ट्यूबवेल से, तो वो सारा मात्र सभी वाटर का 1% वाटर है। इसीलिए बोला जाता है कि वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है। और वो भी वाटर जो है कई तरह से कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड का मतलब दूषित। तो मात्र 1% वाटर है जो ह्यूमन कंजम्पशन कर सकता है, जिसका यूज कर सकता है टोटल वाटर का। तो सोचिए कितना कम है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसको भी कई माध्यम से कंटामिनेट किया जाता है, दूषित किया जाता है, जिससे आने वाले टाइम में पानी का किल्लत हो जाएगा, लोगों को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टोटल वाटर का 1% वाटर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब देखिए सरफेस वाटर गेट कंटामिनेटेड, सरफेस वाटर जो है वो कंटामिनेटेड होता है, दूषित होता है बाय पेस्टिसाइड्स। बहुत सारा जो है
पेड़ में, आम का पेड़ या कई सारा फ्रूट्स के पेड़ में देखिएगा लोग दवा छिड़कता है, उसी को पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, है ना। मतलब पेस्ट को किल करने वाला जो भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको किल करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसी को पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजर जो केमिकल खाद होता है वो सब एग्रीकल्चर में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, और वो बारिश के पानी से बह के जो है वो नदी में या पौंड में या इस तरह से जाता है और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ह्यूमन और एनिमल का वेस्टेज भी बह के जाता है ना। सीवेज जिसको बोलते हैं, नाला से वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जाता है, इंडस्ट्री का जो गंदा पानी निकलता है वो भी नदी नाले सभी में जाता है, और ये सब के वजह से पानी क्या होता है, दूषित होता है। तो ये सिर्फ नदी वाला ही पानी दूषित नहीं होता है, ग्राउंड वाटर भी उससे क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और आप जानते ही होंगे कितना सारा ग्राउंड वाटर में कहीं आर्सेनिक ज्यादा है, कहीं आयरन ज्यादा है, जिससे कहीं क्लोराइड ज्यादा है, पीने से लोगों को तरह तरह का बीमारी होता है। तो ये सब को रोकने के लिए भी ये एनवायरमेंट का पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हम और आप सभी लोग मिलके और आने वाला जनरेशन को भी बताया जाए कि सभी लोग मिलके पानी को, हवा को, पृथ्वी को, एनवायरमेंट को बोले एक साथ दूषित होने से बचाया जा सके, ताकि हम लोग भी स्वच्छ सांस लें और अच्छे से जीवन जिए और आने वाला जनरेशन भी अच्छे से जिंदा रह सके और सर्वाइव कर सके। तो ये था आपका हाइड्रोस्फीयर। आगे हम लोग तीसरा कंपोनेंट चलेंगे और वो क्या होगा, लिथोस्फीयर। आइए तो देखते हैं अब आगे लिथोस्फीयर, जो तीसरा कंपोनेंट है आपका एनवायरमेंट का। तो लिथोस्फीयर बताए सारा सॉलिड पोर्शन, इट इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। जैसे सॉइल, रॉक, माउंटेन, ये सारा जो होगा वो लिथोस्फीयर में होगा। यानी जो आपका एनवायरमेंट का जो सॉलिड पोर्शन होगा उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर में आप देखेंगे, आपको बताएं कि पृथ्वी का ये अगर आप अर्थ मान लेते हैं, इसको आप ये पूरा अर्थ है, तो अर्थ का ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या इसी को आप अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, है ना, जो 40 किलोमीटर तक जनरली होता है। उसके बाद वाले पार्ट को अपर मेंटल बोलते हैं, उसके बाद वाले पार्ट को लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर। और सबसे जो पॉइंट जो सेंटर पे आएगा वो लगभग कितना आ जाता है, 63 से 71 किलोमीटर। इसीलिए आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, अर्थ का जो रेडियस कितना 6400 किलोमीटर लेते हैं। यही लगभग में 7371 किलोमीटर तक ये अर्थ का ये सेंटर आ जाता है, जो ये इनर कोर होता है जिसमें खाली लोहा सब भरा होता है। तो अर्थ का अगर हम लोग बात बोले, इसमें मेनली आयरन भरा होता है। तो ऊपर जितना पृथ्वी में जो भी कुछ भी होता है, जैसे पानी, ट्यूबवेल, वो सब इसमें होता है, सिर्फ क्रस्ट में होता है। तो आपको बता दें कि पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका पाया जाता है, ऑक्सीजन का। वो अकेले कितना 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से एलिमेंट का पाया जाता है, ऑक्सीजन, जो 46.6% अकेले पूरे पृथ्वी का ये पाया जाता है। दूसरा सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है 27.7%, ये सबसे बराबर क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद अल्युमिनियम 8.1%, और इसके बाद सभी मिला के आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम और भी अदर, ये सब एलिमेंट पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फर्स्ट में, और फिर सेकेंड में सिलिकॉन, और थर्ड में फिर अल्युमिनियम। ये परसेंटेज है आपका अर्थ में पाए जाने वाले एलिमेंट का, जो कि याद रखेंगे, ये सबसे बराबर क्वेश्चन आपको उठाना है। अब आगे हम लोग चलेंगे, देखिए बायोस्फीयर। हम बताए कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, तीनों को मिला के जो लिविंग बीइंग इंटरेक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। इट इज द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ये तीनों का पार्ट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है और इंटरेक्ट करता है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर बनाएंगे एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और
यहाँ हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर। तो यही तीनों मिला के जो लिविंग बीइंग इसमें क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा, उसी को आप क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर। तो ये इस तरह से बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट के सभी कंपोनेंट से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। फिर से बताते हैं, समझिएगा। बायोस्फीयर में क्या होता है, तीनों कंपोनेंट जो है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इसमें लिविंग बीइंग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जो उसमें रहता है, उसके प्रेजेंस में रहता है, वो सभी को कंप्लीट मिला के हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और इसीलिए इसमें लिखा गया है, इट इज द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद दिस पार्ट एंड लिव टुगेदर। उसमें इंटरेक्ट करता और एक साथ रहता भी है, उसी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो यही चारों कंपोनेंट था आपका एनवायरनमेंट का। तो आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा पढ़ाई, तो हम फिर इसका दूसरा आगे क्लास बताएंगे आप लोगों को। आप लोग बताएंगे तो हमको जो है खुशी होगी, कैसा लगा और कितना समझ में आया कि नहीं जो समझा रहे हैं, या कहीं और कुछ भी अगर आपको इसमें लगता हो इम्प्रूव करने का, तो आप सजेशन दे सकते हैं। पूरा वार्म दिल से एक्सेप्टेड है किन्हीं का भी सजेशन। तो आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।